As he says in the book, कि मैं अपनी कलम सीधी रखता हूँ, जुबान साफ. I keep my pen straight, my tongue clean, and if you're aware of ethics and if you are self-critical at all times, then it empowers you to actually speak truth to power, and which is why he is so special. I was reminded of, when the first elections were happening, the very first general election was just before that. Nehru apparently would go and talk to people, and some of his speeches, he would say, Jamhuriyat ke maine. He would go explain to them what democracy means, because this is going to be the first time that people would be voting. And so he was, the nuts and bolts of democracy. And now, to me, Ravish, night after night, for years, has been explaining Jamhuriyat ke aage ke kya maine hote hain. You vote, but that is not what democracy is. It is how it is to be defended at all times. As citizens, we have to remain vigilant, and therefore, which requires asking questions of power, and that means moving beyond fear, and which is why this session is called, the nature of fear, because there are private fears, public fears, and the state and other institutions, they build on these public and private fears which we grow up with. And yesterday, Satyanand Nirupam, my friend and who's publisher of Rajkamal and who's published the Hindi edition, he and Ravish were talking about Ravish's early fears, how he overcame them and how those are related to this larger project of defending democracy, how he's become this great enabler who helps us to defend democracy to the extent that each of us is capable of doing. So I thought that would be a good place to start. तो सत्यानंद वहाँ से शुरू करें कि जब ये बेल के पेड़ के नीचे वो क्योंकि भूत होता था तो इसलिए तो वो जो एक पहला प्राइवेट फेयर होता है जो भी एक तरह से सिस्टम नहीं बनाया होता है वहाँ से शुरुआत तो उसके बारे में कुछ बात करें पहले. डर के बारे में बात करने से पहले हनुमान चालीसा. अब देखिए हम सबको हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम सब के भीतर कई तरह से डर होते हैं और वो डर हमें विरासत में मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सिस्टम और उसमें ज़िंदगी की असुरक्षाएँ भरती चली जाती हैं, उस डर को बहुत बड़ा करती जाती हैं. तो निश्चित रूप से एक दौर ज़रूर था कि भूत का बहुत डर लगता था और अब नहीं लगता है. लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि भूत नहीं होता है लेकिन भूत का डर लगता है और कुछ लोग इस भूत के डर से छुटकारा पा जाते हैं. उसमें मैं ज़रूर एक समय में बेल के पेड़ के नीचे से गुज़रता था तो लगता था कि भूत बैठा है और फिर तो जो उनसे लोहा लेने के एक ही इष्ट हैं बजरंगबली जी, तो उनका आह्वान करता था तो एक ताकत आती थी कि इससे हम पार कर सकते हैं. तो जब भी बेल के पेड़ के नीचे दौड़कर पार किया तो पार करने के बाद हमेशा लगा कि नाहक ही डर गया था. दौड़ के आराम से भी पार किया जा सकता था. अगर भूत होता तो दौड़ते हुए भी पकड़ सकता था. मेरे ख्याल से वो उसेन बोल्ट से भी तेज़ भागता होगा भूत, लेकिन वो भूत ने मुझे कभी पकड़ा नहीं. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के भूत बड़ा कर लेते हैं, स्टेट का भूत बड़ा कर लेते हैं और उसकी कुछ वजह भी होती हैं. आज की दोपहर जब होने वाली है और इतने पब्लिक में मैं डर के बारे में बात करूं तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूं. क्या मैं डर के बारे में बात करूं या इस तरह से बात करूं कि डर के बारे में बात करते हुए आपको हंसी भी आए. ये ज़रूर था कि जब आप कमज़ोर छात्र होते हैं तो समाज डर भरता है आपके भीतर कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे. घर वाले डर भरते हैं, परीक्षाओं का डर भरता है. अप्रैल और मार्च का महीना आता था तो झुरझुरी सी होने लगती थी कि ये महीना क्यों आता है मेरे लिए, और साल में ये 2 महीने इसलिए आते हैं मुझे डराने के लिए कि अब बोर्ड के इम्तहान होने वाले हैं, अब तो तुम्हें पास करना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा. तो बहुत से लोग इस देश में आज भी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे आप डरते हैं. पिता का डर सबसे बड़ा डर होता है. उनके डर के कारण आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का जोखिम भी उठाते हैं. तो वो डर एक चैलेंज होता है. बहुत से लोग अपने पिता के डर को चैलेंज के रूप में लेते हैं, उसको क्रॉस करते हैं और ज़िंदगी में कुछ नया कर जाते हैं. चाहे वो फिल्म की दुनिया में जाने वाले हों, चाहे क्रिकेट की दुनिया में जाने वाले हों. तो अगर जिस किसी ने भी पिता के डर को क्रॉस कर लिया
उसे फिर डर को क्रॉस करना आ जाता है। वक्त लगता है लेकिन वो धीरे धीरे करने लगता है। तो हम सब के अपने अपने तरीके होते हैं कि पिता के डर को आप कैसे क्रॉस करेंगे। वो डर हमने अपने लाइफ में क्रॉस करने की कोशिश की। भले ही उन्हें शाम के वक्त फिल्में देखना बुरा लगता था, तो मैं सुबह के वक्त फिल्में देखता था। और वो तब जब सुबह के वक्त की फिल्मों की छवियां बहुत ख़राब होती थीं। मॉर्निंग शो मतलब कुछ और होता था, लेकिन तब भी मॉर्निंग शो में कुछ अच्छी फिल्में लगी होती थी तो मैं दोपहर से पहले देख आता था। तो बहुत तरह के डर हैं। अगर आप डर के बारे में प्रोसेस की बात करें तो मैं एक बहुत ही डरने वाला व्यक्ति रहा हूं, और शायद ये अभी भी है। क्या आपको याद है कि ज़िंदगी में पहला स्वाद जो डर का था वो आपने कब चखा था? ये परीक्षा के भूत से पहले परीक्षाओं के दौर में मैं अक्सर पटना में गंगा नदी के किनारे चला जाया करता था। माँ गंगा ने कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं चला जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था और मुझे गंगा को देखना बहुत सुंदर लगता था। और गंगा मेरी ज़िंदगी का और मेरी स्मृतियों का बहुत अहम हिस्सा है। पटना में तब वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थीं और उनकी लहरें और उन पानी का जो रफ्तार है। आज एक जहाज़ की बहुत चर्चा है, विलास, लेकिन उस वक्त हम भी अपने गांव से इसी तरह के जहाज़ से पटना आया करते थे और उसमें बाकायदा गाय के लिए चारा वगैरह लाद कर हमारे घरों के लिए आता था, अनाज आता था गांव से जब हम शहर के लिए आते थे। लेकिन एक नाता था और तो दोपहर के वक्त नाव में बैठ जाता था। तो ऐसे ही किसी वक्त और बीच धार में जाकर नदी का पानी पीने का एक अपना जुनून था। तो उसी प्रोसेस में एक बार नाव ज़्यादा हिल गई और नाव बहुत छोटी थी। तब से एक डर समा गया कि पानी में डूब जाने का डर। तो जब पटना से जो दिल्ली आने वाली ट्रेनें हैं वो बिहार में कई नदियों को पार करती हैं। जब सोन नदी को पार करती हैं तो उसकी जो गड़गड़ाहट है, all the hisab, so you out of books to read. So just I'm reading the message now. Thank you so much. no, I write more unless I have ideas. I don't write. It is not that. बहुत गरजती है। ऐसा लगता है कि नदी चिल्ला रही हो कि अभी वो इस पुल को लेकर और ट्रेन को पकड़कर वो अपने भीतर समा लेने वाली है। तो वो एक डर है, वो बहुत ज़्यादा स्पार्क करता है। लेकिन फिर जैसा कि है कि जब वो ट्रेन पार कर जाती है तो लगता है कि अब दिल्ली पहुंच जाएंगे, बक्सर निकल गया है। दो बातें हैं। एक, अभी आपने कहा कि आपको बीच धार में, गंगा की बीच धार में जाकर पानी पीने का जुनून था। वो जुनून अच्छा लगता था, पानी बहुत साफ मिलता था वहाँ। तो जिंदगी की धार में जाके, डर की बीच धार में जाके खड़ा होने का जुनून भी आपको है? मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरे किसी जवाब को सुनते हुए ये धारणा बना लें कि मैं कोई लौह पुरुष हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी छाती का नंबर 56 इंच तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इंच वाला सीना नहीं रखता हूँ, मैं दिल वाला सीना रखता हूँ। जो अपने सीने को मीटर से नापते हैं और इंचों में नापते हैं, वो इंसान को इंसानियत से नहीं समझते हैं। तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बहुत डरता हूँ हर चीज़ से, बहुत सारी गलतियों की आशंकाओं से कि ये गलती हो जाएगी, इसका बिल ले रहे हैं, इसको संभाल कर रखना चाहिए। और हमारा सिस्टम, हमारे कानून, हमारे नियम इस तरह से बने हुए हैं रवि कि आप सीधा रास्ता भी चलें तो गुंजाइश है कि आपसे गलती हो जाए। और जब स्टेट जो है उसे मालूम है कि उसने गलती करने के जाल बिछाए हैं, ये आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए कि गलती करने के बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं और उसकी वो गलत है, इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। तो वो उन गलतियों का पर नज़र रख रही होती है कि आपके कदम कहाँ पड़ेंगे कि जिसे वो गलत बताकर आपको हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। हमेशा का मतलब 2 महीने भी होता है और 2 साल भी होता है। अगर आप सिद्दीक कप्पन से पूछेंगे तो हमेशा का मतलब 26 महीने से ज़्यादा होता है। अगर आप उमर खालिद से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब पता नहीं कब तक होगा। अगर आप नताशा नरवाल देवांगना से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब शायद 1-1.5 साल के बाद, या सफूरा जरगर से पूछेंगे तो पेट में बच्चा है, इसके बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रख दी गई है। तो हर किसी के लिए ये जो हमेशा है वो हमेशा नहीं होता, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि बहुत अलग अलग होती है। और ये जो डर है जो दूसरे के जीवन में घट रहा होता है वो आपके जीवन में घटने लग जाता है। आप बेंगलुरु की उस लड़की को याद कीजिए, अमूल्या नाम था,
जिसने दोनों मुल्कों के जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए, तो पब्लिक ने इतना भय क्रिएट किया कि पब्लिक के दबाव से बाप ने अपनी बेटी को डिजोन कर दिया, कह दिया कि हमें, मेरी बेटी से मेरा कोई नाता नहीं है, और वो 100 दिनों से ज़्यादा जेल तक रहती है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट तक नहीं पेश हो पाती है, और वो फिर रिहा की जाती है। तो मालूम नहीं कि इस डर को, ये डर मेरा है या अमूल्या का है, या अमूल्या का डर मेरे भीतर है, या आपके भीतर का जो डर है वो मेरे भीतर है, या मेरे भीतर जो डर है वो आपके भीतर है। आप सब जो लोग सुन रहे हैं, सबके भीतर कई प्रकार के डर हैं, और इस डर में जो स्टेट का डर है वो आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बोलना आउटसोर्स कर दिया जाए। मैं बोलूं तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 1000 लोगों के डर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो मैं खुद अपने कारणों से, अपनी कमजोरियों से डरा तो हुआ ही हूं, मैं आपके बदले भी डर रहा हूं। तो एक आदमी अगर 1 लाख आदमी के बदले डरेगा तो उसके भीतर का जो डर है उसके अस्थि पंजर को हिला देगा, उसकी रातों की नींद छीन लेगा, और उसके शरीर में जहाँ तहाँ से दर्द होने लग जाते हैं। डॉक्टर त्रेहान बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि कई बार लगता है कि सर मैं आपके पास आकर पहले ही स्टेंट लगवा लेता हूँ, कई बार लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो मेरे में पहले ही आप स्टेंट लगा दीजिए ताकि वो मैं झटका झेल लूँ। तो वो होता है, रातों को नींद नहीं आती है, दोपहर तक ऐसा लगता है कि अधमरा सा पड़ा हुआ हूँ, और कोई ऐसा वाक़या हुआ है। आप जैसे दिल्ली में जो लड़कियाँ बैठी हैं कुश्ती वाली, वो कितनी ताकतवर लड़कियाँ हैं। हम में से आधे लोगों को जो यहाँ पर है 72 इंच वाले को, आधे सेकंड में वो ऐसे ज़मीन पर पटकेंगे कि 72 महीने तक नहीं उठ पाएंगे। 56 इंच वाले की भी तो छोड़ दीजिए आप, हाँ। लेकिन आप देखिए कि वो जो लड़कियाँ जिस व्यक्ति के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, उसका नाम लेने में भी डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। इतना आसान नहीं है। उनके इलाके में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वो डर कितना बड़ा है। आप फिर भी सरकार का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर उनके इलाके में ज़रा बोल कर दिखाइए। तो इसलिए 3 दिन 4 दिन लग गए, और उन लड़कियों को जिनके मेडल जीतने पर आपको गर्व वगैरह हो जाता है, और आप एक आइसक्रीम ज़्यादा खा लेते हैं उस दिन, और कैलोरी की भी चिंता नहीं करते हैं। आज आपके भीतर कैलोरी का एहसास नहीं है, क्योंकि आप फील नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही उस कैलोरी को आप पकड़ेंगे आपको उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बृजभूषण सिंह, बोलना पड़ेगा बृजभूषण सिंह। और आप उस इलाके में जाकर जब आप बृजभूषण सिंह बोलते हैं तो आप अपने भीतर के तमाम तरह के डरों से लड़ते हुए बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तो ये हमारा देश है जहां पर किसी को भी, आप में से किसी को भी, मुझे भी फर्जी केस में फंसा देने का, इस स्टेट को जरा भी शर्म नहीं है। उसे कभी नहीं लगता कि ये अनैतिक है, ये गलत है। उसे लोगों ने ही मान्यता दी हुई है कि आप किसी को फंसा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये तो पहले भी होता था, जैसे अब होना जायज़ है। तो इस तरह से ये जो एक स्टेट का डर है, अब वो मेरा अपना डर है। जो मेरे भीतर का जो डर था, वो बहुत सारा डर निकला भी है लिखते लिखते एक प्रोसेस के दौर में, लेकिन उसके हिस्से रह जाते हैं। रवि, आप कभी भी अपने बचपन की कमज़ोरियों, स्मृतियों से आप वापस नहीं निकल पाते हैं। जो सामाजिक ताने होते हैं, जो लड़कियों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी स्मृतियों में ऐसे कितने ताने, कितनी यादें दर्ज हैं, और वो समय समय पर मौसम के साथ जब रुत बदलते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके सामने अलग अलग तरह का खड़ा होता है, तो उन यादों से टकराती हैं। तो हमने एक सुरक्षित समाज नहीं बनाया। सुरक्षित समाज अगर हम बनाते तो उसमें बहुत सारे आश्वासन होते, और सबसे बड़ा आश्वासन ये होता कि जो राज्य है जिसके लिए हम खड़े होते हैं, जिसके लिए हम जीते मरते हैं, वो हमें आश्वासन देता कि आपके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन जब स्टेट सबसे ज़्यादा गलत करने वाला एजेंट बन जाए और गलतियों का साथ देने वाला एजेंट बन जाए, तो ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे डर लगता है। और अगर आप जब नहीं कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि फिर आप उस स्टेट का पार्ट हैं, उस एजेंसी का हिस्सा हैं, तभी आपको डर नहीं लगता है। एक रवीश, आप जो कह रहे थे कि आप जब आप कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, कई लोग हैं
वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपने कहा कि वो अलाइन हो चुके हैं स्टेट के साथ, अपना राइट सरेंडर कर दिया है। लेकिन मैं ये डर जो है इसके बारे में ये भी पूछना चाहता था कि देयर इज पीपल एंड सिटीजन्स, ऑफ कोर्स दे आर फियरफुल, बट द स्टेट which uses these instruments of control and of intimidation, the state and the representatives of the state, more today than perhaps earlier, but pehle bhi hua karta, they are also in the grip of fear. तो उनका डर जो है उसको आप कैसे समझते हैं? अब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, to make sure that information doesn't reach people and therefore to spread lies or to try and control the voices that speak out in media, etc. That also is born of a fear that these people have, the state. How do you see their fear? अभी आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने एक बात कही थी कि कायदे से बेल जो है वो रूल नहीं है, मतलब आप बहुत एक्सेप्शन हो तभी आप बेल ना दें। कोई अगर बेल मांग रहा है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बहुत से जजों को अब डर लगता है बेल देने में। तो जब जजों को डर लगने लग जाए तब इस देश के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए तो आपको डर लगना चाहिए, फिर तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जजों को डर लगता है और वो एक्सपर्ट हैं अपने डोमेन के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कानूनी समझ में कोई कमी नहीं है, वो फैसला करने के काबिल हैं कि इसे ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो ज़मानत देने में उन्हें डर लग रहा है। जब जज को डर लग रहा है तो अगला सेशन आप जजों को लेकर कीजिए, उनसे पूछिए जब रवीश कुमार को नहीं लगता आपको क्यों डर लग रहा है? रवीश कुमार को डर क्यों नहीं लगता? रवीश कुमार ने बोलना ही हमें लिखा है फ्री वॉइस में कि मुझे डर से साहस मिलता है। तो आपको डर से कौन सी कैलोरी मिलती है? अब वो सिर्फ उसका कारण मेरे भीतर नहीं है, उसका कारण लोगों के भीतर है। देखिए, चाहे नेता हो या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, उसकी शक्ति उसमें नहीं होती है, उसकी शक्ति लोगों में होती है। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। और उस प्यार को उस पे मैं बोलने लग जाऊं तो अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तक मैं बोलता रहूंगा कि लोगों ने, इस देश के लोगों ने कितने तरीके से, कितने राज्यों के, मैं तो सिर्फ यूपी बिहार वाला हूं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से, पूर्वोत्तर से, दक्षिण के राज्यों से और पश्चिम के राज्यों से लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है, फोन करके बोला है कि पैसे की चिंता मत करना। और ये आज नहीं बोला है, लेकिन एक बात बताइए, रवीश कुमार जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट जो है अपने ऑडियंस से सीधे कनेक्टेड है इस विजुअल मीडिया के दौर में, टीवी मीडिया, पत्रकारिता के दौर में। तो उनको लोगों से सीधे प्यार, हौसला, मॉरल सपोर्ट जो भी कहिए वो मिलता है, तो उनको डर से लड़ने का साहस मिल जाता है। लेकिन एक जज तो सीधे पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, तो उसको साहस कहाँ से मिलेगा? जज को कम से कम उस चीफ जस्टिस से तो साहस लेना ही चाहिए जो उसके डर को पब्लिक में बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस भी आपसे समर्थन मांग रहे हैं। आप हैं कहाँ? आपके अंदर वो बेचैनियाँ क्यों नहीं है? मैं अभी बुक स्टोर में कैफी आज़मी की एक नज़्म पढ़ रहा था कि समंदर तो उछलता क्यों नहीं है, समंदर तो मचलता क्यों नहीं है, और आप सब ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं थके हारे समंदर की तरह। तो इसलिए चीफ जस्टिस को पब्लिक में ये बात कहनी पड़ी है, और ये बात कोई छोटी नहीं है। इसका मतलब है कि इंसाफ की उम्मीद जिस दरवाजे से है, जिस इमारत से है, उस इमारत के दरवाजे और खिड़कियां खोल ली गई हैं। अब वहां पर सिर्फ एक कुर्सी बची हुई है और कुर्सी पर बैठा एक आदमी बैठा हुआ है, जिसे आप जज कहते हैं। ये किसी दूसरे अदालतों, निचली अदालतों के जज का कहना नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लोग किस तरह से आते हैं, वो चले आए मेरी ज़िंदगी में, अलग अलग क्षमता वाले, आर्थिक हैसियत वाले, अमीर, गरीब, हर किसी के लोग। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति ने कहा कि आप जो डर की बात कहते हैं वो सही नहीं लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको सही नहीं लगती है बात,
तो आप मुझे 10 लाख रुपए इनाम दे दीजिए, मैं वो पैसा ले लूँगा और सिर्फ आप ट्वीट कर दीजिए। वो चुप हो गए। तो मैंने कहा लगता है 10 लाख थोड़ा ज़्यादा कह दिया, इनाम की राशि में 1 लाख रुपया चलता है, 1 लाख रुपए का इनाम मिला। अगर आप पहलवानी जीत गए तो 1 लाख रुपए का मिला, एक गदा भी मिला और 1 लाख रुपया मिला, वो अच्छा लगता है कि 1 लाख रुपए का इनाम मिला। उस पर भी वो चुप रहे। देखा आपके पास करोड़ों रुपए की दौलत है और आप 1 लाख रुपए का इनाम देकर ये नहीं लिख सकते कि मुझे बड़ा दिल आया, अच्छा किया, ये मैं सबको देता हूं, आप इनाम के तौर पर रख लीजिए। तो आप सोचिए कि इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। उनका पैसा सिर्फ सामान खरीदने लायक ही रह गया है। अब उस पैसे में कोई ताकत नहीं है। उस पैसे के होने के बाद भी वे अपने लिए सिर्फ चुप्पी खरीद पाते हैं। बोल के देख ले कोई पैसे वाला कि गलत हो रहा है, बोल दे कोई पैसे वाला कि चीफ जस्टिस ने जो कहा यह बहुत ही चिंता की बात है, सिर्फ इतनी बात कह दे। वो अपनी बात नहीं कह रहा है, सिर्फ चीफ जस्टिस की बोली हुई बात को दोहरा दे कि जज को भी डर लगता है। तो जो मैं बार बार अपने मोबाइल की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग, बहुत करीब के लोग भी होते हैं जो हौसला बढ़ाते हैं। आपको बस सुनना होता है कि वो कह क्या रहे हैं। तो इस साल मेरे ससुर जी को लगा कि मैं कुछ परेशान हूँ और कुछ सोच रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नए साल की शुभकामनाएं में 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर त्रियान ध्यान से सुनिएगा सर। फियर मेक्स, अंग्रेजी मेरी थोड़ी अच्छी है लेकिन हो जाता है। फियर मेक्स मोस्ट पीपल ट्रेम्बल लाइक एस्पेन। एस्पेन एक तरह का पेड़ है जो हल्की सी हवा में उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो fear makes most people tremble like aspen, but there are a few who grit their teeth and fight against all odds. This New Year Day, we wish you belong to that minority. तो देखिए, दहेज नहीं लेने का ये फायदा होता है कि आपके फादर इन लॉ जबरदस्त मिलते हैं। ये यूपी बिहार के लोग समझते नहीं हैं, हालांकि देश भर में ये बीमारी है लेकिन समझते नहीं हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी की किस्मत भी है कि मेरे पास ऐसे फादर इन लॉ हैं जो चाहते तो भेज सकते थे कि नए साल की शुभकामनाएं, खूब फलो फूलो, पैसे की चिंता मत करो, मैं हूँ। लेकिन आप उनका टेक्स्ट देखिए कि वो किस तरह से मुझे विश कर रहे हैं कि वो सही है कि लोग उस पेड़ के पत्तों की तरह हल्की सी हवा के चलने पर झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जबड़ों को, अपने दांतों को खींच लेते हैं, कस लेते हैं और लड़ जाते हैं। तो किसी दामाद को अपने ससुर से ये हौसला मिले तो डरना तो सबके लिए स्वाभाविक है। अब तो जज ही नहीं है बेल देने के लिए जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो, लेकिन फिर भी ये कितनी अच्छी बात है कि आप उस जेल में जा सकते हैं कि हमारे फादर इन लॉ हमको समझते हैं, हमारी पत्नी हमको समझती है, हमारे दोस्त मुझे समझते हैं। तो एक इकोसिस्टम बनता है और ये इकोसिस्टम यही है कि कितना भी आप कितनी भी कोशिशें कर लें, लोगों में एक सपना तो है जो मुझे दिखता है। हो सकता है वो सपना कमज़ोर हो, उस सपने को कोई रौंद दे। उन्हें लगता है कि इस देश की जो भलाई है वो लोकतंत्र में भलाई है और उन्हें लगता है कि कहने बोलने से कुछ नहीं हो जाता। जैसे मैंने अभी इतनी सारी बातें की, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने से बच जाती हैं। तो आप लिहाज करते हैं कि ऐसी बातें कही जा रही हैं, हम हुकूमत में हैं, कोर्ट की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो आप कुछ संभलते हैं। लेकिन अब जनता का एक वर्ग ऐसा हो गया है जो स्टेट बन गया है अपने आप में, जो स्टेट की हर गलतियों को लेकर पब्लिक के बीच में खड़ा है, तो एक चैलेंज हो गया है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश की जनता उस जनता से लड़ लेगी एक दिन। जो उसके बीच स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वो लड़ लेगी, क्योंकि वो फेक है। उसको पता है इस जनता को कि जिसे वो वोट दे रही है स्टेट कौन है। तो स्टेट के बिहार पे अगर आप लाठी लेकर बगल में है, पड़ोस में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, एक ना एक दिन लोग निकलेगा, क्योंकि वक्त लगता है। गुलामी से निकलने में भी बहुत वक्त लग गया था।
इससे भी निकलने में बहुत वक्त लगेगा। जो डैमेज हुआ है उससे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। इस निकलने में जो वक्त लगेगा, क्या आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ सरकार के बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, इस तरह का भ्रम मुझे कभी नहीं रहा। जब तक लोग नहीं बदलेंगे और जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, और ये एक दिन की बात नहीं है। मुझे जो अपने जीवन के अनुभव से जो समझ में आई बात, वो कि सबसे मुश्किल काम है नागरिक होना। बहुत मुश्किल काम है। नागरिक होने की जो प्रक्रिया है वो वोटर होने की प्रक्रिया से अलग है। अभी तक हम सिर्फ वोटर होने को सेलिब्रेट करते थे। 80% लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो 80% कहां चले गए? वो नजर तो आते नहीं हैं। अगर नजर आते तो वो लिख रहे होते, वो स्मृति ईरानी से पूछ रहे होते आप कहां हैं। आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो चले जाएं तो पीछे पीछे मैं भी आता हूं। कम से कम मंत्री तो साहस करें। अब अकेले चला जाऊं, पता चला कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आप चले जाइए उनके इलाके में, वहां कर लीजिए ना धरना प्रदर्शन, करके दिखा दीजिए। एक बात तो ये जो है कि डर वो भी है, डरे वो भी हैं। उनके सांसद भी डरे हुए हैं कि ये लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं, इसका विरोध हम कैसे करें। प्रवक्ता भी डरे होंगे कि भाई हम नहीं नाम लेने वाले हैं। आप उस डर को समझिए जिसकी तरफ से सबको डराया जा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वहां ज्यादा खतरनाक है। हम और आप तो फिर भी स्टैंड के नीचे बैठे हुए हैं, वो सोचिए किसी कमरे में डूब के बैठे होंगे कि कब ये मामला खत्म हो जाए, कोई दूसरा बवाल आ जाए, मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर बृजभूषण सिंह का नाम हट जाए, उन लड़कियों की चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। मैं रवि से पूछना चाहता, आप कह रहे हैं कि लोग ही हैं वो बदलेंगे और जाते हैं, तो अब जैसे कोई गया तो साहस बढ़ा और भी लोग उनके साथ चले गए। लेकिन जब वो एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, कितने हो चुके हैं अब तक, तो आपने कुछ नाम भी गिनाए, जेल में हैं, कभी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कई साल लगे कुछ नहीं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट हैज ऑल्सो बीन इन ए सेंस नॉट डिलेजिटिमाइज, पर उसमें भी वो भी करेंगे तो आपको वो जेल में डाल देंगे, वो भी मतलब लोगों में उसका भी डर फैल जाता है जो उनको ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं जा रहे हैं, समझ आता है, लेकिन ऑपोजिशन में जो हैं उनका भी कुछ तो रुतबा है ना, उनको भी आसानी से जेल में अगर डाल भी दिया तो खैर उनको तो जेल में होना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट दे शुड बी डूइंग। वहाँ जाके सड़कों पे उनको जाना चाहिए, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो उनका क्या डर है, वो क्यों नहीं जाते हैं? तो हो क्या गया है? आई मीन लोगों को तो हम कहते हैं कि डर है, अब यहाँ बस ईडी का डर इतना होगा कि वो नहीं जाएंगे। वो डर काफी बड़ा है। वो डर काफी बड़ा है। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया जहाज पकड़ के चले गए। तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, ज़रूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं, वो हज़ारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोज़र से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती
तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है। जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं। और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो आप 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, जो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं। 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी, ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त तो हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए, ले देके कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते। वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। ये आपका काम है। वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की ज़रूरत है। तो 10 मिनट रह गए हाँ, हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है उससे इसके बोलने के बाद मुझे डर होगा, पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है IT सेल वाला, यहाँ बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है, बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रेजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं
वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं, ये मैंने देखा है। लगता है कि यहाँ से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूँ कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो, अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूँगा, बोलता रहूँगा, और क्या है। नहीं, इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि जो होते हैं वो क्या है कि उसकी आड़ में कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है, दोनों साइड का देना है, तो उसकी आड़ में कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाते हैं। तो अपनी जो रेपुटेशन वो भी बचाए रखते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी स्पीक आउट, बट बिगेटरी के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक जो भी हो रहा है उसके खिलाफ भी वो छापेंगे, दिखाएंगे, आर्टिकल्स छापेंगे, किताबें छापेंगे, दूसरी तरफ वहाँ के भी छाप देंगे, जो बिगट्स हैं उनको भी छाप देंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से तमाशा बन गया है जिसको फ्री स्पीच बोला जा रहा है। उससे जब तक वो चलता रहेगा तो ये डर वगैरह वगैरह से कैसे निकलेंगे? इट इज़ बीन लेजिटिमाइज्ड कि एवरीबॉडी हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। इसीलिए मैं जानता हूं कि इस वक्त जो देश की जनता है वो इस हालत में नहीं है कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उसे छोटी लड़ाई का टारगेट देता हूं। अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती हैं। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा, अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना। उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण हैं कि नहीं हैं, साइना नेहवाल हैं कि नहीं हैं। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं तो नफरत का बैलेंस क्या होता है? नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते हैं। झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। यह खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि यह खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज़ है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज़ है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज़ को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है।
इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यही है कि वहाँ गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहाँ पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि काम जब करेगा अपने पत्रकार वाला तो बवाल मच जाएगा। अच्छा, समय हो गया। तो समय हो गया है। हम 2 सवाल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ प्लीज, और तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, 2 अच्छे सवाल। रवीश ने कहा कि अंतर्विरोध उनके अंदर भी हैं, तो हाँ। रवीश के अंतर्विरोधों पर कोई अगर सवाल है आपके मन में तो केवल सवाल पूछिएगा। ऐसा सवाल पूछे जिससे मैं बृजभूषण सिंह का नाम न लेना पड़े। हाँ, चुनेंगे कैसे? वाला 2 सवाल यहाँ है, जरा पूछ लीजिए। मुश्किल है, चुनेंगे कैसे? अच्छा, जो पहले पूछ लीजिए फिर नहीं, इन्होंने कहा है कि इनके पास अंतर्विरोध का सवाल है। पूछ लीजिए। मैं बोलूं? ये आप खुद से लाइव भी कर रहे हैं क्या साथ साथ? नमस्कार सभी को। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ साधारण सा प्रश्न है। आपके अनुसार डर की परिभाषा क्या है? मेरी टीचर ने कहा था, नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। ये डर से उबरने के 10 कारण क्या हैं, डर की परिभाषा क्या है, ये सब किताबें बाबा रामदेव ही लिख सकते हैं। बहुत मुश्किल है। मेरा डर अलग है, आपका डर अलग है। आपकी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, मेरी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, लेकिन फिर भी हम एक समय में हैं, तो आपकी चिंताएं, मेरी चिंताएं कहीं जाकर जुड़ती हैं। तो अगर हम उस डर को समझें, तो जो सार्वजनिक रूप से जिसकी वजह से आप प्रभावित हैं, हम प्रभावित हैं, तो वो हम दूर कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। वहाँ आपकी लड़ाई बिल्कुल अकेले की लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो सार्वजनिक चिंताएं हैं, जिसको लेकर कोई बोल नहीं रहा है, वहाँ हमारी और आपकी लड़ाई साझे की हो जाती है। तो जब तक हम और आप उस डर को नहीं समझेंगे, हम उस वक्त उस डर की परिभाषा को तय नहीं कर पाएंगे। तो जो परिभाषाएं हैं उस समय की होती हैं, उस संदर्भ की होती हैं, व्यापक रूप से नहीं हो सकती हैं। होती होंगी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी किताब में होती होंगी। लेकिन हमारे आपके बीच में हाथ पकड़कर जब हम चलते हैं, तब पता चलता है कि कितना डरते हैं और कितना चलते हैं। फरवरी का महीना है। रवीश जी, जब आप एनडीटीवी में थे तो आप कहते थे मेरा जो प्राइम टाइम है 0 टीआरपी वाला, वो गौरव करते थे आप 0 टीआरपी। लेकिन अभी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए कहते हैं। तो ये अंदर हाँ, कहना पड़ता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेकिन वो आपने ये नहीं पूछा कि आप 0 टीआरपी क्यों कहते हैं। उसकी भी कहानी है। कोई नहीं कहता कि मेरी दुकान चल नहीं रही है। जैसे बड़े सेठ ने कहा ना कि जो क्रेडिबल मीडिया बनाने के लिए कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो उनके लिए तो बहुत पैसा है, तो वो चवन्नी के बराबर का खर्चा है। पर आप उस कार्यक्रम को नहीं पहुंचने देने के लिए लोगों तक जो तरीके आजमाए गए, उन तरीकों पर आधिकारिक रूप से तो उस चैनल को बोलना था, ठीक है। केबल से गायब कर देना, जब मेरा टेलीकास्ट हो रहा है आवाज़ गायब कर देना, तस्वीरें गायब कर देना, बहुत राज्यों में अलग अलग बिजनेस के जायज़ कारणों को बताकर केबल से गायब कर देना, किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं पूरा वहाँ गायब कर देना, तो नहीं पहुँचने देने को मैं उसको कहता था कि 0 टीआरपी है। लेकिन तब भी लोग देखा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने एक चुनौती थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ। लेकिन एक फेसबुक पर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो लोग मेरे साथ हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि और भी लोग मेरे साथ हैं। और अब ये लड़ाई ज़्यादा पब्लिक की हो गई है, मेरी भी है। तो उस रिवायत के हिसाब से बोला, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं बोला कि यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा और यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा। वो 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख ने सब नहीं देखे हैं। तो उसके अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो टीआरपी बहुत कम है। वहाँ से एक स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ उनको माइक दीजिए। Good morning, sir. My question is. थैंक यू। आपकी टाई अच्छी है। Thank you, sir. What gives you the conviction to question the people in power and to continue to promote and encourage the truth?
ये धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही रहता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं रहता है, किसी दिन हिम्मत नहीं होती है तो हम छोड़ भी देते हैं, फिर अगले दिन आपने ऐसे मकड़ी की तरह चढ़ना शुरू करते हैं दीवार पर, फिर जाले बनाना शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ, कई बार चीज़ें छोड़ भी देता हूँ कि इतना आघात इम्पैक्ट ज़्यादा होता है शरीर पे, और आप अकेले ये सब कर रहे होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ इतने लोग नहीं होते हैं, ये सारे लोग काल्पनिक रूप से मौजूद होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद जिस वक्त मैं डर रहा हूँ कि ये स्टोरी मैं करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ वहाँ तक, और उसको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन इस क्रम में एक बदलाव होता है। जो बात कहने से मैं रह गया चर्चा में, कि मैं बहुत घबराया हुआ आप लोगों की तरह इन्हीं सब सवालों से परेशान होने वाला, जो मुझे पहले जानते थे, उन्हें बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे बोल रहा है। तो बहुत डरा करता था मैं, सड़क पार करने में डरा करता था। तो एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ा था, तो मेरी क्लासमेट थी, बोली बस बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, सब गुजर जाएगी तब मैं जाऊँगा। तो वो मेरा हाथ पकड़ती है और उस दिन मुझे लेकर दौड़ जाती है, कॉलेज के दिनों की बात है। तो वो कोई सिनेमा का सीन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में हैं, लेकिन वो मुझे उस डर से बाहर निकाल ले जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं। लिखने से मुझे बहुत बदलाव आया, जैसे जैसे लिखता हूँ मेरे भीतर का डर कम होते जाता है, जैसे जैसे बोलता हूँ वो डर और कम होता जाता है। जब बोलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है फिर वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगले दिन उठते ही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखते हैं उस वक्त आप खुद से बोल रहे होते हैं, उसके सामने दर्शक नहीं होते, आप होते हैं, तो वो आपका सामना होता है। तो आप जितना ज़्यादा खुद को फेस करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद से लड़ेंगे। जय हिंद। थैंक यू। सॉरी, मतलब आप बाद में सवाल पूछिएगा, विश दिस सेशन हैड बीन लॉन्गर। मैं आई जस्ट एंड विद वन, एक मुझे अभी भी याद है, इनका किताब में तो वो नहीं है लेकिन पहले ब्लॉग में इन्होंने लिखा था कि दौर आते रहेंगे, संविधान पे हमले होते रहेंगे, लेकिन स्याही फेंकने से किताब मिट नहीं जाती। संविधान की लाखों प्रतियां हैं, कोई भी उठा लीजिए, उसे पढ़िए, सवाल कीजिए, नागरिक बनिए। हमेशा नागरिक बनने की प्रक्रिया जो है उसमें आप लगे रहें और बोलते रहिए, सवाल पूछते रहिए। ये बस आप जैसे मैंने कहा एनेबलर है, यू विल इंस्पायर पीपल टू कीप डूइंग दैट, तो वे बच जाएंगे। हम इस दौर से भी बच जाएंगे, दौर आते रहेंगे। हर दौर से हम बचेंगे, हर दौर से उभरेंगे, और बहुत ज़रूरी है कि हाँ हम जाएंगे भी, और इस मंच से हम भी चले जाएंगे, और जिस मंच पर हैं वो भी चले जाएंगे उस मंच से। तो मंचों की फितरत यही होती है कि वो लोगों को बदलते रहते हैं। तो इसलिए आप मंचों का कद्र किया कीजिए, उनके समय का आदर किया कीजिए, फिर बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी। इसको परमानेंट कभी मत समझिएगा। धन्यवाद। जोरदार से तालियां हमारे